गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैश बजट कैसे बनाते हैं। कैश बजट बनाने की पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट मेथड के द्वारा कैश बजट कैसे बनाया जाता है। इसे प्राप्ति एवं भुगतान विधि भी बोलते हैं। अगर हमें अल्पकालीन बजट बनाना है, जैसे क्वार्टरली बजट बनाना है या 2-3 महीने का बजट बनाना है, तो हम रिसीट एंड पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान विधि। इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैश इनफ्लोस की किन किन मदों से हमें कैश प्राप्त होती है और किन किन मदों का हमें भुगतान किया जाता है कैश में। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स के द्वारा रिसीट्स से पेमेंट माइनस कर कर हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी रोकड़ बजट बनाने की प्रॉफिट एंड लॉस मेथड विधि, समायोजित लाभ हानि विधि। यह विधि अगर हमें दीर्घकालीन पूर्वानुमान लगाना है, जब हमारे पास पूरे वर्ष के आंकड़े होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो हम इस विधि को प्रयोग में लाते हैं। इस विधि को हम इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बोलते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण। अगर अल्पकालीन पूर्वानुमान लगाए तो रिसीट एंड पेमेंट मेथड यूज प्रयोग में लाया जाता है, और दीर्घकालीन अवधि के लिए अगर पूर्वानुमान लगाना होता है 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए, तो हम समायोजित लाभ हानि विधि को प्रयोग में लाते हैं। तो इस विधि के द्वारा, इस विधि को हम समायोजित लाभ हानि विधि इसलिए कहते हैं कि इसके अंतर्गत हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है उसमें समायोजन करते हुए कि जिन मदों से हमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है, उनकी एडजस्टमेंट करते हुए हम जो है लास्ट में कैश बैलेंस निकालते हैं। तो उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस में उनका एडजस्टमेंट की जाती है, समायोजन किया जाता है, इसलिए एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड भी कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा किस प्रकार से हम क्या क्या पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस विधि में क्या क्या मदे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट का अनुमान लगाने के पश्चात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कि क्या क्या मदे उस लाभ में जोड़ी जाएंगी और क्या क्या घटाई जाएंगी। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस, मतलब जो गैर रोकड़ मदे हैं वही की जो प्रॉफिट में के वक्त हमने घटाई है, उन मदों को जिनसे रोकड़ का प्रवाह नहीं हुआ है, रोकड़ में पेमेंट नहीं हुई है, उनको हम जोड़ देते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन में कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, तो डेप्रिसिएशन, या जैसे कोई अमूर्त संपत्ति है, गुडविल है, पेटेंट्स है, इसको राइट ऑफ किया है, या एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रारंभिक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास कुछ हैं, उनको राइट ऑफ किया है, अपलेखन किया है, तो उसमें हम जोड़ देंगे क्योंकि उसमें कैश की पेमेंट नहीं है। इसके अलावा स्थायी संपत्ति या विनियोग को बिक्री करने से जो हानि हो रही है वो इसमें ऐड कर देंगे। कोई प्रोविज़न बनाए हैं, प्रोविज़न या कोई रिजर्व्स बनाए हैं, उसमें जो वृद्धि हुई है क्योंकि उसमें केवल ट्रांसफ़र ही हुआ है पैसे का, कैश नहीं हुआ, तो उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो सब जोड़ देंगे। इसके अलावा जो संपत्तियां हैं, संपत्तियों में सब जो अगर कमी आई है तो उसमें हम जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम करंट एसेट्स में जो कमी आई है, करंट एसेट्स में कैश बैलेंस को छोड़ देते हैं क्योंकि कैश बैलेंस तो हमें निकालना ही है इसमें। इसके अलावा जो चालू संपत्तियों में जो अन्य हैं, जैसे इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, या बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेटर्स हैं, इन व्यय को अगर इसमें कमी है, ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। कमी का मतलब ये है, जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि अगर सपोज डेटर्स कम हुए हैं तो इसका मतलब हमें डेटर से कलेक्शन मिला होगा कैश में, इसलिए कमी हुई है, तो कमी को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। इसी प्रकार स्थायी संपत्तियों में अगर कोई कमी आई है, विनियोगों में कमी है, तो इसका मतलब स्थायी संपत्ति को हमने बेचा होगा, तो इसके अंदर हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो उससे विक्रय से जो वास्तविक राशि प्राप्त होती है वो उसमें हम जोड़ देंगे, संपत्तियों में कमी को जोड़ देते हैं। और दायित्वों में वृद्धि अगर हुई है, दायित्व हमारे बढ़ते हैं, सपोज हमारे शेयर्स डिबेंचर्स बढ़ जाते हैं सपोज, तो डिबेंचर्स तभी बढ़ेंगे ना जब हमने इशू किए होंगे, इशू करने से हमें कैश प्राप्त होगा, जो तो उनको वृद्धि को इसमें हम जोड़ देते हैं। ओवरड्राफ्ट या हमारे क्रेडिटर्स बढ़े हैं, क्रेडिटर्स बढ़ने का मतलब है कि हमने क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट नहीं किया है, तो हमने माल खरीदा है तो उसमें हमने तो लेस कर दिया होगा परचेजेस में, और इसलिए क्योंकि हमने कैश पेमेंट नहीं की है इसलिए वो बढ़ गए हैं हमारे, ठीक है, उधार खरीदा है, तो वो सब इसके अंदर जोड़ देंगे। तो इसमें लाभ में 3 तरह की आइटम जोड़ देंगे, ठीक है। गैर जो रोकड़ मदे हैं वो संपत्तियों में कमी जोड़ देते हैं और दायित्वों में वृद्धि को जोड़ देते हैं। और इसमें से हम घटाएंगे क्या क्या, इसमें आय में से ऐसी मदे घटा देंगे जो कि हमें कैश में प्राप्त नहीं, जैसे इनकम, अगर कोई हमें किराया है, ब्याज है, लाभांश, अधिकार शुल्क, हमारी जो इनकम है जो हमें कैश में प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है, तो कैश में अगर प्राप्त नहीं हो, एक्रूड इनकम कहलाएंगे, हमारी उपार्जित आय है, तो उनको हम क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे।
संपत्तियों में अगर वृद्धि होती है, सपोज जैसे डेटर्स ही ले लो, अगर डेटर्स बढ़े हैं तो इसका मतलब हमने उधार माल बेचा होगा तो हमें कैश नहीं मिला होगा, ठीक है। या सपोज फिक्स एसिड्स बढ़ी है, मशीन बढ़ी है, तो इसको हमने वो खरीदी होगी तो हमने कैश पेमेंट की होगी। तो अगर संपत्तियों में अगर कोई वृद्धि होती है जितनी भी, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके अलावा दायित्वों में कमी है। दायित्वों में कमी का मतलब है कि हमने दायित्व को भुगतान कर दिया है। डिबेंचर्स कम हो गए, जिसका हमने डिबेंचर्स का भुगतान किया है। तो दायित्वों में जो भी कमी आती है वो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि भुगतान होता है वो। और इसके अलावा लाभांश अगर अलग से है तो लाभांश का भुगतान या कोई संभावित हानि है अगर उसमें पहले शामिल किया गया है, जो नहीं हुई है, उसको हम संभावित हानि जो है उसको भी इसमें हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, या परफॉर्मा आप देख रहे हो किस प्रकार से कैश बजट बनाने का, जिस पीरियड के लिए बनाना है, ईयर एंडिंग। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन होगा, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें ऐड मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं ना, तो पहले उसमें नेट प्रॉफिट लेंगे। नेट प्रॉफिट आप ऐड वर्ड लिखो, वो एक बात ऐड ही होगा ये, है ना। तो उसमें नेट प्रॉफिट ले लेंगे, इनर कॉलम में 2 कॉलम बना लेंगे। तो नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जो नॉन कैश हमारे खर्चे हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, जिसमें कैश का प्रवाह नहीं हुआ है, आउटफ्लो नहीं हुआ है, वो सब हम इसमें जोड़ देते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, राइट ऑफ पेटेंट्स एंड गुडविल आ जाएगा, ठीक है। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको सारे बताए, ये सब जुड़ जाएंगे। और इसके अलावा डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन फिक्स एसेट, तो सेल ऑफ हो गया एक तरीके से, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड ट्रेड। और इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ी है तो इसका लोन वोन लिया है बैंक से, डिबेंचर से इशू किए हैं, और इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर अलग से अगर है तो इसको आप अलग से दिखा दो, तो करंट लाइबिलिटीज़ वाले, ठीक है। उसके बाद कैश अवेलेबल, टोटल कैश अवेलेबल आ जाएगी, जो ओपनिंग बैलेंस में अगर हम ये जोड़ देंगे हमारे पास टोटल कैश अवेलेबल आ जाएगी। इसमें से लेस कर देंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट अगर परचेज किया है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज का हम लोगों की पेमेंट की होगी, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हुई है तो उसको हम लेस कर देंगे। जैसे कि अगर कैश और बैंक को नहीं लेना है ना, डेटर्स अगर हमारे बढ़े हैं, इसका मतलब हमने उधार परचेज की होगी और उसको पहले माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने उनकी पेमेंट नहीं की है, इसलिए वो नॉन कैश है, इसलिए इसको हम जोड़ देंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और क्लोजिंग बैलेंस इससे आ जाएगा। जैसे कि हम अब इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे बैलेंस शीट हमें गिवन है 2012 की ओपनिंग बैलेंस शीट है ये, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स और बैंक, ये एसेट साइड्स हैं। और लाइबिलिटीज़ में हमें गिवन है शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बैलेंस शीट गिवन है। अब इसमें प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, जैसे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक है, इधर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट में इंटरेस्ट रिसीव दिखा रखा है, फिर खर्चे हैं, सैलरी है, वेजेस है, आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, और उसको प्रॉफिट के बाद उसमें से डिविडेंड पेड है, और लास्ट में बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट लिखे हुए हैं वो कितना 13,100। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें जैसे शेयर कैपिटल 10,000 की है टू बी इशूड, एंड डिबेंचर 2,000 के इशू किए हैं, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, एंड लैंड एंड बिल्डिंग का। अब कैश बजट बनेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड के द्वारा दिसंबर 2012 एंड में, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है कैश का, ओपनिंग बैलेंस शीट से आप अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है हमें 18,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस सबसे लास्ट में देखो बैंक लिखा हुआ है 18,000, तो इसमें हमने 18,000 दिखा दिए। उसके बाद नेट प्रॉफिट लेंगे, ऊपर आप देखो नेट प्रॉफिट कितना है, ये डिविडेंड ट्रांसफर करने से पहले ले लेते हैं क्योंकि फिर डिविडेंड लास्ट में हम घटा देंगे, ठीक है। अगर आप ये डिविडेंड बाद वाला लेते हो, नेट प्रॉफिट 14,100 लेते हो, फिर डिविडेंड बाद में नहीं घटेगा। लेकिन अगर 26,100 14,100, तो यहाँ इस क्वेश्चन में 14,100 लिया हुआ है, तो डिविडेंड कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है 14,100, तो ये हमने ले लिया, ठीक है। और इसमें से 14,100 में से 10,000 है, तो ये हमने बिफोर वाला लिया है पहले, कि डिविडेंड पेड करने से पहले कितना प्रॉफिट है 14,100, तो डिविडेंड हम लास्ट में घटा देंगे पेमेंट्स में। अगर हम इसमें 13,100 ही लेते हैं तो फिर डिविडेंड नहीं घटेगा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिया, नेट प्रॉफिट हम ले लेते हैं 14,100 बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड।
तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस। सबसे पहले आप देख लीजिए डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स ले लो जो जो आपको दिख रहे हैं। डेबिट साइड से परचेज, ओपनिंग स्टॉक, परचेज से तो कोई लेना देना नहीं है। सैलरीज, वेजेस, आउटस्टैंडिंग, ये हम देख लेंगे करंट। डेप्रिसिएशन ऐसे 2000 और 1000, ठीक है। इसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ तो हमने डेप्रिसिएशन ले लिया 2000 और 1000, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद आप देखें तो नीचे जो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग, ये हम लेंगे इसमें कि जो हमारी करंट एसेट्स है, ठीक है। करंट एसेट्स में जो कमी है, तो करंट एसेट्स हमें नीचे गिवन है, आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग, ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो लाइबिलिटी होगी। डेटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई दायित्व में अगर वृद्धि हुई है वो भी लेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी के बाद अगर आप इसमें हम देखते हैं तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो कितनी थी, 200, ठीक है ना। और अब कितनी क्लोजिंग में कितनी होगी है, लास्ट में देखिए क्लोजिंग जो गिवन है 31/12 को जो क्लोजिंग है कितनी है, 500, 300 बढ़ी है, ठीक है। तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें आ जाएगा। लायबिलिटीज में अगर वृद्धि होती है तो इसका मतलब हमने पेमेंट कैश में नहीं किया है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और जो वैसे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में 500 रुपये है, लेकिन पहले की भी थी 200। इसका मतलब जो पहले वाली की जो पहले वाली जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस थी बैलेंस शीट में उसकी हमने पेमेंट कर दी होगी, है ना। तो इसलिए 200 की पेमेंट कर दी होगी तभी, है ना। तो वो इसलिए अब इस कितने की पेमेंट होगी, 200 की पहले की, तो 300। तो इसलिए हमने क्या दिखा दिया, इसमें हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जोड़ दी जिसकी पेमेंट नहीं हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन इन डेटर्स। डेटर्स अगर आप देख रहे हो तो कितने हैं, क्लोजिंग डेटर्स हमारे पास कितने हैं, 20,000, और ओपनिंग डेटर्स कितने थे हमारे पास, 26,000। तो ओपनिंग 26 थे, क्लोजिंग कितने हो गए, 20। तो इसका मतलब 6,000 जो डेटर्स है वो हमारे कम हुए हैं, ठीक है ना। तो डिडक्शन इन डेटर्स, क्योंकि उनसे इसका मतलब हमें पैसा मिला होगा, संपत्तियों में कमी दिखाना है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स अगर हमारे बढ़े, इसका मतलब हमने वहाँ पेमेंट नहीं की है, तो क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, पहले 30,000 क्लोजिंग है, और ओपनिंग कितने थे हमारे क्रेडिटर्स 28,800। इसका मतलब 1,200 जो है हमारे बढ़े हैं, तो 1,200 हमने दिखा दिया इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। 12 इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, ये लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में कि इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल है, अंश पूंजों की निर्मित की जाएंगी 10,000 और इनपत जो है 2,000 के किए जाएंगे। तो ये हमारी 10,000 और 2,000 इससे हमें कैश प्राप्त होगी, दिखा दिया हमने इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, जो है नॉन कैश आइटम्स है जो प्रॉफिट में हमने जोड़े हैं जिससे हमें कैश मिली है। अब इसमें से हम डिडक्शन फॉर्म घटा देंगे कैश अवेलेबल में से, ठीक है। कैश में से वो डिडक्शंस घटा देंगे जिसमें कैश में पेमेंट नहीं हुई है, जिसकी कैश में पेमेंट हुई है। तो डिविडेंड पेड आ जाएगा एक, तो ठीक है। अगर मैंने आपको बताया ना, अगर आप डिविडेंड से पहले वाला प्रॉफिट लेते हो तो लास्ट में आपको डिविडेंड दिखाना पड़ेगा 10,000। उसके बाद स्टॉक बढ़ा है हमारा, स्टॉक अगर आप देखते हो तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, इसमें लास्ट में गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव विल बी 500 डेटर। क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस से पता चल जाएगा कितना है, 10,000, ठीक है। ऊपर 10,000 सेल्स के नीचे लिखा हुआ है 10,000। और ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास, 4,000, ठीक है। 6,000 बढ़ा है, 6,000 बढ़ा है, इसका मतलब स्टॉक 6,000 बढ़ा है तो इसका मतलब वो नहीं बिका नहीं है कैश, ठीक है। तो इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है, इंक्रीज इन स्टॉक। और परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये इसमें आप देखें कि लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितनी थी, पहले 40,000 की थी ओपनिंग बैलेंस शीट में। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 30,000 की है ना, सॉरी। और क्लोजिंग कितनी है, 40,000 की। ओपनिंग 30,000 की है, क्लोजिंग 40 की, इसका मतलब 10,000 की हमने परचेज की। ये क्या, जो हमारे पास बैलेंस शीट में आइटम्स गिवन होते हैं और जो हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन होती है, अतिरिक्त सूचनाएं, जो उसमें क्लोजिंग जो गिवन होता है उनको कंपैरिजन करते हुए हम देख लेते हैं कि एसिड बढ़ रही है या कम हो रही है, और उसकी एडजस्टमेंट हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस उसमें कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें आप देख रहे हो तो कितना आ गया, परचेज आ गया 10,000। इसके अलावा इसमें कोई और आइटम नहीं है, तो टोटल कितनी होगी 26,000। तो क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे ऊपर जो है
क्लोजिंग बैलेंस हम माइनस कर देंगे इसमें 18,000 में, इसमें सारी एडजस्टमेंट करते हुए, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 28,600, ठीक है ना। 54,600 वो थे, 26,000 ये, और क्लोजिंग बैलेंस उसमें जोड़ने के बाद सारा 28,600 क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ गया। इसको क्लियर। अब इसको हम, ठीक है, तो अब एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ इसमें कि हमारे पास जो भी ओपनिंग कैश बैलेंस होता है एक बार हम उसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं, फिर उसके बाद उस साल का जो प्रॉफिट होता है वो ले लेते हैं जो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में। तो उसके अंदर हम जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं सारे उसमें ऐड कर देते हैं, और संपत्तियों में अगर कमी हुई है तो वो ऐड कर देते हैं, और संपत्तियों में कमी का मतलब है वो बेची गई होंगी उस समय कैश मिला है। और दायित्वों में अगर वृद्धि हुई है तो उसका मतलब हमने कुछ इशू किए होंगे, लोन वगैरह बढ़ाया होगा, उस समय के कैश मिला होगा, तो उसको हम इसमें क्या कर देते हैं ऐड, और उसमें से लेस कर देते हैं आय की जो अगर कोई आय हमें नॉन अक्रूड है, कैश में प्राप्त नहीं है, उस सबको हम लेस कर देते हैं। संपत्तियों में वृद्धि हुई है, इसका मतलब हमने संपत्तियां खरीदी होंगी तो उसको हम इसमें कर देते हैं। और दायित्वों में अगर कमी हुई है तो उसका दायित्वों का भुगतान किया होगा उसको इसमें हम लेस कर देते हैं। और डिविडेंड और जो कोई संभावित हानि है दिखाई गई है तो उसको हम इसमें लेस कर देते हैं। और लास्ट में इसको एडजस्ट करते हुए हमारे पास क्या आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में सारी प्रॉफिट की जो नॉन कैश आइटम है कैश अवेलेबल आ जाती है, उसमें से ओपनिंग कैश उसमें जोड़ते हुए टोटल कैश अवेलेबल आ जाती है, और उसमें से जितनी पेमेंट्स है वो घटा देते हैं और लास्ट में क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बैलेंस शीट मेथड से भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट मेथड में इसमें क्वेश्चन में भी है ही, इसलिए आपको साथ के साथ बता देती हूँ। इसके अंदर बैलेंस शीट मेथड को भी दीर्घकालीन पूर्वानुमान के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, एसेट साइड सभी चीज़ें, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड सारी एसेट दिखा देते हैं, लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी से दिखा देते हैं, और जो उसका डिफरेंस आता है उससे हमें पता चल जाता है कि हमें कैश है या ओवर ड्राफ्ट है, ठीक है। तो इसमें हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बना सकते हो जो सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, ये सब हमें गिवन है, तो उसके और ओपनिंग बैलेंस शीट भी गिवन है, तो जो जो उसमें एडजस्टमेंट करते हुए हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 30,000 की थी, लेकिन आपको क्लोजिंग की गिवन है 40,000, तो ये हमने दिखा दी। प्लांट एंड मशीनरी जो गिवन है पुरानी, इसमें प्लांट एंड मशीनरी कितना गिवन है 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, ठीक है, और फिक्सर है 5,000, लेकिन 20,000 और 5,000 इस पर डेप्रीशिएशन लगा है, 20,000 पे 2,500 लगा है, तो डेप्रीशिएशन माइनस प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया तो कितना आ गया 18,000। फिक्सचर 4,000 है, ओपनिंग कितने थे हमारे फिक्सचर्स थे, ओपनिंग थे 5,000, तो डेप्रीशिएशन लगा था इस पर 1,000 का, तो वो माइनस कर दिया, ठीक है, डेप्रीशिएशन लेस करके। वो ओपनिंग हमारे प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स गिवन है ओपनिंग हमारे पास, और बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में बताया हुआ है कि कितना डेप्रीशिएशन है, वो माइनस करने के बाद हमारा क्लोजिंग आ गया प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी पहले 20,000 थी, और बैलेंस शीट और इसमें आपने देखा है प्रॉफिट में इसमें कितना डेप्रीशिएशन है 2,000, तो 18,000 रहेगी। इसी तरह फिक्चर्स क्लोजिंग स्टॉक भी प्रॉफिट एंड लॉस में गिवन है 10,000, ठीक है ना। डेटर्स गिवन है ही, क्लोजिंग कितने हैं यहाँ पर लास्ट में 31/12/2012 को डेटर्स जो गिवन है वो 20,000 है, तो वो हमने दिखा दिए। उसके अलावा शेयर कैपिटल अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट में देखें तो 50 है, 10,000 की और इशू किए थे 60,000 की होगी। कैपिटल रिजर्व एज इट इज आ जाएंगे 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप बैलेंस शीट से देखें तो कितना है 13,100, ये डिविडेंड पे करने का लास्ट में जो ट्रांसफर किया बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट 13,100 आ गया, ठीक है। डिबेंचर्स पहले हमारे जो डिबेंचर्स थे, पहले हमारे पास डिबेंचर्स थे, इसमें डिबेंचर्स नहीं है, डिबेंचर्स थे सॉरी 10,000 के ओपनिंग बैलेंस शीट में, है ना। और इशू कितने के हुए हैं, डिबेंचर इशू किए 2,000 के, टोटल कितने हो गए 12,000, तो डिबेंचर्स आ गए 12,000। क्रेडिटर्स क्लोजिंग में गिवन ही है, क्रेडिटर्स 30,000 है, तो क्लोजिंग 30,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, साल के एंड में कितनी है 500, तो ओपनिंग बैलेंस शीट कितनी है कि 28,600। अगर लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है और एसेट साइड कम है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या होगी कैश और बैंक, अगर उल्टा है तो ओवरड्राफ्ट होगा। तो इस प्रकार हम प्रॉफिट एंड लॉस मेथड और बैलेंस शीट के द्वारा भी हम कैश बजट बनाते हैं। ये जो हमारे दीर्घकालीन पूर्वानुमान के लिए प्रयोग होते हैं। ज़्यादातर अगर हमें अल्पकालीन पूर्वानुमान लगाने हैं तो कैश बजट जो है उसमें अल्पकालीन पूर्वानुमान ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो उस स्थिति में हम रिसीट एंड पेमेंट मेथड को प्रयोग में लाते हैं। थैंक यू।